अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लेक्चर सीरीज़ में हम अब आगे जा रहे हैं। कल जो हमने पढ़ा था चंगेज़ खान के बारे में, और हमने कल जो उनकी एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर थी, किस तरह से वो पॉसिबल हो पा रहा था कि आपका जो एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर है जो एक जगह से एक साइड से बहुत कैस्पियन सी तक है, दूसरे साइड तक मंगोलिया तक है, वहाँ तक किस तरह से आपका जो इन्फॉर्मेशन है और कम्युनिकेशन है वो किस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है। कल के लेक्चर में हमने देखा कि चंगेज़ खान ने अपनी ही रीन में हमने देखा किस तरह से डिवाइड की है अपनी एम्पायर अपनी 4/2 में। तो उनमें जोची, चगताई, तुलाई एंड ओगदाई, उनमें डिवाइड की थी अपनी एम्पायर। अब आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये पॉसिबल हो पा रहा था कि अगर एक पर्टिकुलर पार्ट में कोई अपराइजिंग हो रही है, रेबिलियन हो रहा है, किस तरह से विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चंगेज़ खान को पता चल जाता था। जैसे आज अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, आज अगर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो रहा है, चाहे आज दुनिया में आप अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे आप नज़र दौड़ाओ तो आपको पता होगा थ्रू इंटरनेट एंड जो हमारे पास ये आज एवेन्यूज़ हैं, इनके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि आज फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आज चाइना में क्या हो रहा है, और आज दुनिया के किसी भी कोने में क्या हो रहा है। इवन कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी आई है कि हम इस प्लैनेट से बाहर जाकर जो दूसरे प्लैनेट है, जैसे रिसेंटली चाइना ने मार्स पर, इसी तरह से मून है या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उन पर भी हम देख रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब given the fact we are discussing about the medieval age and more particularly 13th century, तो उस वक्त ना तो हमारे पास ऐसा कोई कम्युनिकेशन गैजेट था जिसके ज़रिए वो पता लगा सकते, चंगेज़ खान फ़ोन उठा के कॉल करते अपने दूसरे बेटे को क्या हो रहा है वहाँ पर, तो ऐसा कोई गैजेट उनके पास नहीं था। तो कैसे वो पता लगाते थे विद इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपकी एम्पायर में कुछ अगर डिस्टर्बेंस हो रही है या कोई आपको फर्दर किसी जगह आर्मी भेजनी है, तो किस तरह से आपको जल्दी से पता चल जाता था कि यहाँ पर ऐसा इशू आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं रैपिड कोरियर सिस्टम। तो यही आज हमारा टॉपिक है, और उसके बाद हम थोड़ा दूसरा टॉपिक भी इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा छोटा सा ही है, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ लेटर मंगोल्स। पहले हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे रैपिड कोरियर सिस्टम, जिसको ये अपनी लैंग्वेज में यम बोलते थे, यम सिस्टम भी बोलते थे। तो क्या था ये रैपिड कोरियर सिस्टम? तो इसको हम देखते हैं। गेंगिस खान हैड ऑलरेडी फैशन्ड अ रैपिड कोरियर सिस्टम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज रिजीम। The courier system Yam was further refined after Genghis Khan's death, and its speed and reliability surprised travelers. तो ये जो यहाँ पर हम देखते हैं चंगेज़ खान के ही टाइम पे हम देखते हैं जो ये कोरियर सिस्टम था, ये उसी टाइम से डेवलप हो गया था। अब उसके बाद उसके जो आने वाले डिसेंडेंट्स हैं, उनके बेटे या उनके जो ग्रैंडसन हैं, उन्होंने इसको फर्दर डेवलप किया, और इसकी रिलायबिलिटी के साथ साथ हम देखते हैं इसकी स्पीड, ये कभी कभी सरप्राइज करती थी किनको, जो ट्रैवलर होते थे या जो वहां पर लोग होते थे। से फॉर एग्जांपल जब हमने देखा चंगेज़ खान के टाइम पे उन्होंने बगदाद में जो वहाँ पर ख़वारिज़्म एम्पायर थी, सुल्तान मोहम्मद, उनके पास अपने एनवॉय भेजे, और एनवॉय भेजने के बाद वहाँ पर उनने उनको वहाँ पर कत्ल किया। मारने के बाद विद इन नो टाइम चंगेज़ खान के पास ये इंफॉर्मेशन पहुँची। गिवन द फैक्ट, अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें, वहां पर आपके पास कम्युनिकेशन क्या था, बेसिक अगर आप जाते हो, सबसे तेज अगर हम देखें आपके पास हॉर्सेस थे, तो उन पर आप जाके वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। अब इन हॉर्सेस में भी अगर हम देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होता है, टाइम लगता था, क्योंकि हॉर्सेस को भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको भी रेस्ट करना होता है, आपको भी रेस्ट करना होता है खाने के लिए या शाम को नींद के लिए। ये सब चीज़ें, तो इनमें एक एडिशनल चीज़ थी जो आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता था। अब यहां पर ये जो चीज है, इसको हम किस तरह से देखते हैं कि ये कम टाइम में इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी। अब यहां पर मैंने ये लाइन खींची है, अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ई है, ठीक है। अब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये बगदाद को लिया है, ठीक है, और ये है मंगोलिया। अब बगदाद से इंफॉर्मेशन पहुंचानी है मंगोलिया तक। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जाने में 1000 किलोमीटर, ठीक है। ये 1000 किलोमीटर जो है ये यहाँ से यहाँ तक जाने में।
अब यहाँ से थोड़ा मैं लिंक करता हूँ, यहाँ से हम इंडिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंडिया से हम एक ऐसी एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें पता चल सकता है कि वहाँ उस टाइम पे जब यहाँ दिल्ली सल्तनत थी, वहाँ पर भी एक सिस्टम था जिसको भी यही कोरियर सिस्टम कहा जाता है, जो दिल्ली सल्तनत में खिलजी तुगलक के टाइम पे यूज होता था। अब वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत में एक ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम, जो मोरक्कन ट्रैवलर होते हैं, जिनका नाम इब्ने बतूता है, इब्ने बतूता। तो इन्होंने बुक लिखी है रिहला, जो इंडिया में आए हैं ना, अपना एक ट्रैवलॉग लिखा है इंडिया के कस्टम्स से रिलेटेड, इंडिया के जो बाकी ट्रेडिशंस हैं उनके रिलेटेड इसने ये बुक लिखी है। अब इस बुक में इन्होंने लिखा है कि अगर किसी को मुल्तान, आपने सुना होगा मुल्तान जो पाकिस्तान में जगह है, अगर मुल्तान से किसी को दिल्ली आना होता था उसको कम से कम 45 डेज लगते थे। 45 डेज की इसने ड्यूरेशन रखी है, 45 दिन लगते थे अगर किसी को मुल्तान से दिल्ली तक आना था। इसी तरह से दूसरे इनने कहा है कि अगर किसी को लाहौर से दूसरी जगह, इंडिया के किसी दूसरी जगह पर उन्हें कोई नाम रखा है वहां पर, तो वहां पर उनको 50 डेज लगते थे एक जगह से दूसरी जगह, इतनी जो डिस्टेंस इसमें थी। लेकिन वहां पर जो उनका जो कोरियर सिस्टम था, उनकी जो कम्युनिकेशन लाइन थी, जो उनने एक रैपिड सिस्टम बनाया था, उसके जरिए अगर आप वो यूज कर रहे हो तो आपको जस्ट 5 to 6 डेज लगते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ऐसा क्या सिस्टम था जहां पर आपको यूजुअली 45 या 50 डेज लग रहे हैं, आप ऐसा क्या मैकेनिज्म यूज करें आपको सिर्फ 6 या 5 डेज लग रहे हैं। तो यही जो है ना मॉडल, यही यूज हो रहा है मंगोल्स पर भी, हम देख रहे हैं यहां पर भी वही मॉडल यूज हो रहा है। अब इसको समझने के लिए आप ये देखो, यहां पर हम देखते हैं बगदाद से मंगोलिया तक लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। अब अगर यहां से हम देखते हैं इनको इस तरह से, अगर घोड़े पर जा रहे हैं तो वहां पर हम देखेंगे इनको बीच बीच में, जैसे पॉइंट बी तक पहुंचे हैं ये, तो यहां तक इनने 100-200 किलोमीटर निकाले, तो घोड़े को क्या वहां पर रेस्ट की जरूरत है, उसको पानी पीना है, या खुद आपको भी उस वक्त पानी की जरूरत होगी, या आप खुद भी आराम करना चाहोगे, क्योंकि आप कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकते, इस तरह से आप कंटिन्यूसली ट्रैवल नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या होता था, इस तरह से ज्यादा टाइम लग जाता, एक ही घोड़े पर एक ही बंदा अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता, और इस वजह से खतरा लाहक हो सकता था एम्पायर को। तो इस रैपिड कोरियर सिस्टम को फ्रूटफुल बनाने के लिए और इसको मोर सिस्टमैटिक बनाने के लिए चंगेज खान ने इसको कैसे डिवाइस किया, लेटर जो इसके आए इसको कैसे रिफाइन किया, इन्होंने हर जगह छोटे छोटे, हम कह सकते हैं पोस्ट्स बनाए, सराइज बनाए, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर 1000 किलोमीटर्स हैं, हम इनको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 100 लेंगे, इसी तरह से 100 को 10 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 100 किलोमीटर्स को डिवाइड करेंगे। अब इनको डिवाइड करने के बाद इन्होंने हर एक जगह पर अपने जो है, जो यहाँ पर एक सराय में एक बंदा होता था जिसका काम सिर्फ ये होता था कि जब आप पर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको जल्दी से आपको जाके ट्रांसमिट करना है जो नेक्स्ट सराय होगा। जैसे यहां से इनको पता चला, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं, ओगदाई जो है या उसका दूसरा बेटा चगताई जो है, वहां पर उनको मुस्लिम्स ने अटैक किया। अब ये इंफॉर्मेशन है, उनके पास कम वहां पर आर्मी है, उनके पास कम सोल्जर्स है, तो इनको मंगोलिया से सोल्जर्स चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचानी है ना, तो किस तरह से पहुंचाएंगे। देखो इनका प्लान था कि ए से बी तक ये 100 किलोमीटर्स है, तो यहां से यहां तक जो है एक बंदा जाएगा, ठीक है, उसका एक अपना घोड़ा होगा जो उस वक्त फ्रेश होगा, उसने खाया पिया भी अच्छे से होगा, और वो जो है अपनी फुल स्पीड में यहां से यहां तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो इस फुल स्पीड में जाके उनको कम टाइम लगता था। तो से फॉर एग्जांपल इनको यहां से यहां तक हम कह सकते हैं 10 आवर्स लगे हैं, ठीक है। अब 10 आवर्स के बाद इनको रेस्ट चाहिए होता है, तो रेस्ट यहां पर ये नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये जो 10 आवर्स के बाद दूसरे पोस्ट पर पहुंचे हैं, यहां पर दूसरा बंदा वेट कर रहा होता है, उसका एक अपना अलग से घोड़ा रेडी होता है, कब कोई इंफॉर्मेशन पहुंचे मैं उसको ट्रांसमिट करूं अगली सराय तक। तो यहां से जो ये बंदा 10 आवर्स की मुसाफत करके आया है, तो ये इसको दे रहा है, अब जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट इसको हो रही है, वो जल्दी से
जाके बी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। इसी तरह से जो फर्दर पॉइंट है वहां तक एक और सराई है। इसी तरह से हॉर्सेस और जो इसको पहुंचाने वाले होते थे एनवॉइस, वो चेंज होते जाते थे। अब चेंज होने का मतलब है ताकि जो बीच में घोड़े को या इंसान को रेस्ट करना हो वो खत्म हो जाए, खाने पीने का जो मसला है वो भी खत्म हो जाए, और जो इंफॉर्मेशन हो वो बहुत जल्दी से ट्रांसमिट हो जाए जो जहां तक पहुंचाना। तो इस वजह से ये डिस्टेंस को या इसके टाइम ड्यूरेशन को कम करते थे। जब आपने बीच में छोटे छोटे पोस्ट्स बनाए हैं तो इस वजह से डिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये इनका क्या कॉन्सेप्ट था, रैपिड कोरियर सिस्टम, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो जल्दी पहुंचे। अब इंडिया में तो एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, इंडिया में इन्होंने इंसानों को भी रखा था। एक तो यहाँ पर हॉर्सेस पर था, दूसरा इंसानों पर भी था कि इंसान पैदल ही डिफरेंट जो छोटे छोटे वहाँ पर शॉर्टकट्स होते थे उनको यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुँचाते थे, वो जल्द ही दूसरे तक। इस तरह से इंसान भी इस तरह से जो इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसमिट करते थे। ठीक है, अब ये जो है ना, इट एनेबल्ड ग्रेट खान्स टू कीप चेक on the developments at the farthest end of the regime। तो इस तरह से ये हेल्प करता था कि आपकी जो रिजीम है वो बहुत बड़ी है। एक साइड से अभी हमने डिस्कस किया कैस्पियन सी तक, जैसे यूरोप तक पहुंचे हो एक साइड से, दूसरे साइड से अफगानिस्तान, यहाँ से रशिया, यहाँ से चाइना। ये एक बहुत वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड है। तो आपको अगर हर एक चीज़ पर नज़र रखती है तो आपका कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कोई रैपिड कोरियर सिस्टम होना चाहिए जो आपको जो भी आपकी एम्पायर में हो रहा है आपको बाखबर उससे रखे। तो इन्होंने ये डिवाइस किया था रैपिड कोरियर सिस्टम, बीच बीच में सराइयाँ रखी थी ताकि जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांसमिट जल्दी हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, ये जो दूसरी बात है, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ लेटर मंगोल्स। अब चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ लेटर मंगोल्स क्या है? अब यहाँ तक हमने देखा कि इनका एक तरीका रहता था, जैसे मंगोल्स में मशहूर है कि जब वो किसी कंट्री को फतह करते थे, किसी रीजन को, किसी एम्पायर को हराते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, वो डिस्ट्रक्शन करते थे, ज़्यादातर मैसेकर करते थे लोगों का, या दूसरे जो उनके तरीके थे, लूट एंड प्लंडर का तरीका था वो करते थे, या जो पीजेंट्री होती थी, एग्रीकल्चर होता, उसको डिस्ट्रॉय करते थे। तो ये इनका तरीका था। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके एटीट्यूड में लेटर कुछ चेंजेस आती हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो हम ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, ड्यूरिंग द कैंपेन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 13th century, cities were destroyed, एग्रीकल्चर लैंड्स लेड वेस्ट, ट्रेड एंड डिसरप्टेड। तो ये जो हम देख रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 13th century में, यहाँ पर हम देखते हैं जब भी कोई अटैक होता था तो वहाँ पर हम देखते हैं ये सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करते थे, एग्रीकल्चर लैंड को वेस्ट करते थे, या ट्रेड जो उस वक्त था उसको भी डिस्ट्रप्ट बहुत टाइम तक किया था। तो ये अर्ली हम पीरियड में देखते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस टाइम पीरियड में लेटर इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं अब ये एक उन टेरिटरीज को एनेक्स कर रहे हैं जिनका एक सेडेंटरी बेस है, जो एक ही जगह रहते हैं, उनकी सिटीज अपनी हैं, या उनका जो है एग्रीकल्चर बेस है। तो ये सब चीज़ें देख कर ये कुछ इनमें रूलर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम क्यों ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम क्यों इतना तबाही मचा रहे हैं, और खुद ही अपनी जो इकोनॉमी है उसको हम डिरेल कर रहे हैं, उसको हम कमज़ोर कर रहे हैं। अब यहाँ से ट्रेड स्टार्ट होता है। अब ये ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। अब ट्रेड पर फोकस करना जो है, इनको पता चल गया कि अगर हम ट्रेड पर फोकस करेंगे इस वजह से हमें ही फायदा है। हमें जो इतनी बड़ी एम्पायर कार्व आउट की है, यहाँ पर हमें सोल्जर्स को पे करना है, हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्म्स चाहिए जो उस वक्त स्वॉर्ड एंड बो या अदर थिंग्स जो उनको सीज इंजन, बाकी जो भी चीज़ें उस वक्त ज़रूरत होती थी इनको बनाना है, या दूसरे जो भी उनके फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती थी उनको फुलफिल करना है। तो हमारे पास जो है रेगुलर फ्लो होना चाहिए मनी का। तो इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप लेटर जो मुगल्स हैं ना, मंगोल्स हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये चीज़ अब देख रहे हैं कि वो ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ट्रेड जो है ना, ये सबसे पहले हम देखते हैं चाइना को टेरिटोरियली अगर लिंक किया है कि किसी ने फ्रॉम चाइना टू यूरोप, यूरोप को चाइना के साथ अगर किसी ने लिंक किया है, दोज आर मंगोल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब थोड़ा सा जब कैंपेन्स जो है सेटल हो गई थी तो देखते हैं यूरोप एंड चाइना वे टेरिटोरियली लिंक्ड। अब इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं जब ये ट्रेड कर रहे हैं, अब फर्दर जो है फर्दर ये उतना एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में थोड़ा पीस का पीरियड आ गया। उस पीस वाले पीरियड को यहाँ पर कहते हैं पैक्स मंगोलिया। ठीक है, ये आप देखो, अगर हम देखें मिड 13th century में और
लेट 13th सेंचुरी में हम इसको कह सकते हैं कि एक पीस का पीरियड हम देखते हैं मंगोल्स में कि इन्होंने ट्रेड को ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रूट जो है वो है सिल्क रूट का यूज़ करना। तो सिल्क रूट जो है एक साइड से चाइना से स्टार्ट होकर बीच में सेंट्रल एशिया से गुजर के वो यहाँ यूरोप में चला जाता था। तो वो सिल्क रूट जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और यहाँ से हम देखते हैं दूसरी रीजन्स में भी, चाहे वो यहाँ सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान, तो वहाँ से भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेड ये कर रहे हैं ना, इस वजह से हम देखते हैं इनका जो है ना ये थोड़ा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा ये जो है चेंज हो रहा है, एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो रहा है। अब ये सोच रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं। अब इसके बाद ये हम देखते हैं ये एक और चीज़ है कि अगर कोई ट्रैवलर होता था, अगर ट्रैवलर जो डिफरेंट होते थे, जैसे हमारे पास भी जो हमने पहले सोर्सेस में डिस्कस किया, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे, चाहे वो मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो या दूसरे किसी रिलीजन से क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हो, वो भी आते थे। अब उनको भी एक इंटरेस्टिंगली एक पास दिया जाता था एंड दैट पास जो है ट्रैवलर्स वेर गिवन पास मतलब क्यों दिया जाता है? जैसे आपको आज पास के लिए क्या यूजुअली, अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको वीज़ा चाहिए होता है उस कंट्री का, ठीक है, और आपको यहाँ से पासपोर्ट भी बनाना होता है। ये दोनों एक पास है हमारे पास, ताकि हम दूसरी कंट्री में एंटर कर सके। इसी तरह से उस वक्त अगर आप इस रीजन में जा रहे हो, इस पर्टिकुलर मंगोलिया में जा रहे हो या दूसरी जगहों पर है जहाँ पर इनका कंट्रोल था, वहाँ पर भी आपको एक पास चाहिए था। जो ट्रैवलर्स होते थे उनको एक पास दिया जाता था एंड दैट पास वाज इंटरेस्टिंगली नोन एज पेजा। इट्स नॉट पिज़्ज़ा, ठीक है, आजकल बहुत कम मिल रहा है, ना मिलने के बराबर ही है जैसे इससे पहले हम खाते थे, तो अब हम नाम से ही काम चला रहे हैं। पेजा जो था ये पर्शियन टर्म है। ये क्या था? एक पास था जो दिया जाता था दिया जाता था इनको, किनको? जो ट्रैवलर्स होते थे। जर्जी, GERGE, जर्जी जो है ये मंगोलियन में, ये पेजा जो है उसको मंगोलियन में ये टर्म कहा जाता है, जर्जी, ठीक है। ये इसी ट्रैवलर पास जो है ना, इसी को कहा जाता है फॉर सेफ कंडक्ट। तो जहां पर भी ये जाए, इनको सेफ कंडक्ट दी, अमान दी जाए, तो वहां पर इनसे कुछ नहीं किया, जहां जिनके पास भी ये पास होता था उनको कुछ नहीं किया जाता था। अब एक और चीज है जो यहाँ पर मैं यहाँ भूल गया कहना, जो आपको अभी याद रखनी है, क्योंकि इधर ये रैपिड कोरियर सिस्टम जो है ना, इसको डेवलप करने के लिए, इस रैपिड कोरियर सिस्टम को डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। जो टैक्स इस पर किया जाता ताकि ये जो है ना, इन चीज़ों को, सराइज को मेंटेन रखा जाए, यहाँ पर घोड़ों की तादाद को मेंटेन रखा जाए, तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं एक टैक्स लगाया जाता था। दैट टैक्स इज नोन एज, कुछ कुबकर टैक्स है, कुबकुर टैक्स, ठीक है, ये आप याद रखना, कुबकुर टैक्स, QUBCUR, ठीक है। कुबकुर टैक्स किस पर लगाया जाता था? वो लगाया जाता था इस पर, ताकि ये मेंटेन रखा जाए रैपिड कोरियर सिस्टम। यहाँ पर भी एक टैक्स लगा, ट्रेडर्स जो ट्रेड करते थे ना, उन पर एक टैक्स लगाया जाता था, जो मंगोल लगाते थे, उसको बाज टैक्स कहते हैं, ठीक है, बाज टैक्स फॉर द सेम पर्पस। जो ट्रेडर्स जो होते थे, जिनको ट्रेड करना होता है, उन पर यह टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर अब एटीट्यूड, तो यहाँ पर हमने किनका? मंगोल्स का चेंज देखा, किसमें? ट्रेड से रिलेटेड। अब वो ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं, ट्रेड पर जो है वहाँ पर ट्रेड से मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरा भी एक उनका जो तरीका था, पिलेजिंग ऑफ सिटीज या डेसिक्रेशन ऑफ रिलीजियस सिंबल्स, या इसी तरह से दूसरा एग्रीकल्चर को भी ये डेसिक्रेट करते थे। तो यहाँ पर भी इनके एटीट्यूड में थोड़ी चेंज आ रही है। अब वो चेंज क्या है वो हम देखते हैं। अब कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है बिटवीन द नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन nomadic lifestyle and sedentary। अब कॉन्ट्रडिक्शन किस चीज में हो रही है? कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब आपने, हम देखते हैं इससे पहले, जैसे अगर आप हम रिकॉल करते हैं, रिकॉल करने के हम देखते हैं, जैसे पहले चिन डायनास्टी, चाइना में जब चिन डायनास्टी थी ना, जैसे जब वहाँ पर उसको कॉन्केयर किया गया चिन डायनास्टी को, वहाँ पर हमने देखा
चिन डायनास्टी को कॉन्कर करने के बाद वहां पर जो एक प्रेशर ग्रुप था मंगोल्स में ही, जो उनके नोबल्स थे, जो क्लोज एसोसिएट थे चंगेज खान के, वहां पर वो एक प्रेशर ग्रुप बनाते, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करते हैं किन पर, जो वहाँ पर चाहे वो चंगेज़ खान खुद हैं या उसके जो क्लोज नोबल्स हैं, कि हमारा जो तरीका है वो है किसका, वो है पिलेजिंग का, ठीक है, पिलेजिंग का, या डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज। तो हमारा तरीका तो ये है, पिलेजिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, या दूसरे जो है मैसेकर ऑफ पीजेंट्री, मैसेकर ऑफ पीजेंट्री। तो जब इन्होंने, पहले हम देखते हैं 13th सेंचुरी में, जब चिन डायनास्टी को 1270 में चिन डायनास्टी को इन्होंने एनेक्स किया। तो यहाँ पर ये सब चीजें हुई। चिन डायनास्टी को जब एनेक्स किया गया था तब यहाँ पर पिलेजिंग भी हुई थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज भी हुई थी, मैसेकर ऑफ पीजेंट्री भी हुई थी, क्योंकि प्रेशर ग्रुप था और इनका तरीका भी यही था। जब आप किसी नई कंट्री को फतह करते हो तो ये ऐसा ही करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ लेटर मंगोल्स पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद एक दूसरी डायनेस्टी थी जो साउदर्न, जो चंगेज खान के टाइम पे एनेक्स नहीं हुई थी, वो लेटर पीरियड में हुई थी। अब लेट पीरियड में एक और डायनेस्टी है जिसको हम शुंग डायनेस्टी कहते हैं। शुंग डायनेस्टी जो है, जब इसको हम देखते हैं एनेक्स किया गया, तो वहां पर उस टाइम के रूलर जो है, आपको याद होना चाहिए, चंगेज खान के यंगेस्ट बेटे का क्या नाम है, चंगेज खान के यंगेस्ट बेटे का नाम तुलई है, ठीक है। अब तुलई के डिसेंडेंट्स में एक निकलते हैं, उनका नाम है, आपकी बुक पर भी वो फैमिली ट्री बनाया गया है, कुबाली खान। ये उस वक्त रूलर होते हैं, ग्रेट खान होते हैं। तो शुंग डायनास्टी जब उनको एनेक्स किया जाता है तो वहां पर जो कुबाली खान है वो वहां पर इस चीज से रोकते हैं इनको, ठीक है, इस चीज से रोकते हैं कि हमें डिस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर का या पीजेंट्री का मैसेकर कर रहे हैं, हमें इस चीज से रोकना है। तो अपने जो उसके नोबल्स हैं, अपनी जो आर्मी है, वो उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि हम इनके खिलाफ जो है हमारा जो तरीका रहा है वो हम अब नहीं करेंगे, हम एग्रीकल्चर को डेसिक्रेट, एग्रीकल्चर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो ये हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली वी आर लुकिंग एट द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ मंगोल्स, है ना, ये क्लियर चेंज है। जब पहले इस वक्त, पहले आप इस तरह से करते थे, कोई अटैक करते थे, उस वक्त आप क्या करते थे, आप सीधे डेसिक्रेशन करते थे। लेकिन अब लेटर मंगोल्स में क्या है, वो अब चेंज हो रहे। तो चेंज कहां से हम देख रहे हैं, शुंग डायनास्टी से हम देखते हैं, कुबाली खान जो है वहां से हम देखें 1294 में ये चेंज हो रही है, तो यहां पर नहीं कर रहे हैं। अब दो चेंजेस तो हमने देखी है कि किस तरह से, एक तो ट्रेड में हमने देखा चेंज, एटीट्यूड में चेंज, दूसरा हमने देखा एग्रीकल्चर में भी अब चेंज ला रहे हैं। और इस चीज को देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारे ही लिए, जैसे अगर हमारे पास फूड ही नहीं होगा तो हम किस तरह से सस्टेन कर सकेंगे। तो ये इनका एक रीजन था। एक और चीज यहां पर इंटरेस्टिंग है जो हम देखेंगे अभी, वो चीज वो ये है कि इनमें से हम देखते हैं लेटर मंगोल्स जो है ना, उनमें से बहुत जो थे उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। और ये भी एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास है, या हिस्टोरिकल एक चीज़ हमारे पास है, जिन्होंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा, अगर हमने पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा इस्लाम को फैलने में रुकावट जो पैदा हुई है वो उस टाइम 13th सेंचुरी में मंगोल से ज़्यादा किसी ने नहीं की है, ठीक है। मंगोल्स ने बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है मुसलमानों का गोल्डन पीरियड, जो हम अब्बासिड पीरियड को कहते हैं, जहाँ पर मुसलमानों ने स्टीज जो है आर्किटेक्चर में या बुक्स में, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। लेकिन उस सब को अगर किसी ने उस वक्त हिट किया है, वो कौन थे, मंगोल्स थे। तो मुसलमानों को इनसे बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये नोमैडिक थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की। अब इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं लेटर 13th सेंचुरी में मंगोल्स में ही उनके जो लेटर डिसेंडेंट्स हैं वो इस्लाम कबूल करते हैं, वो इस्लाम के प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। वो लोग जो इस्लाम को एक टाइम पे ना उसका नाम निशान हटाने के लिए थे, उसका इस्लाम को ख़त्म करने के दर पे थे, अब वही लोग जो है इस्लाम के बहुत बड़े प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। वही लोग जो है अब इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को एक्सपेंड करने के लिए अब वही काम कर रहे हैं। अब आप इंटरेस्टिंगली देखो, यहाँ पर हम देखते हैं एक नाम है गजन खान, ठीक है,
गजन खान जो थे ना, बेसिकली अगर हम इनकी लीनेज देखें, इनके हम देखते हैं ये डिसेंडेंट है तुलाई। तुलाई जो है ना, जो तुलाई है गेंगिस खान, यहाँ से उनके बेटे हैं गेंगिस खान, ठीक है। तुलाई जो है ना, चंगेज खान का बड़ा छोटा बेटा जो था, उसी की डिसेंडेंसी में उसका बेटा होता है अबा का अर्गू, उसका बेटा होता है गेंगिस, ये ना गजन खान। और गजन खान जो होते हैं ना, ही एक्सेप्टेड इस्लाम, वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद वो इन चीज़ों से रोकते हैं। अब ये एटीट्यूड में चेंज है ना इस्लाम की वजह से, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा आपको कि आप इस तरह से जो खाने की चीज़ें हैं या दूसरी जो हैं बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको मारने की इजाज़त इस्लाम में नहीं है ना। इस्लाम में किसी को भी मारने की इजाज़त नहीं है, विद सम रिस्ट्रिक्शंस या विद सम एक्सेप्शंस, जब हम देखते हैं जब जंग में हो, इंसान जंग में होता है, बाकी नाहक किसी को भी मारना इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना इन पर असर कर रही है। अब गजन खान जो है ना, इसके साथ एक दूसरे भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चंगेज खान के जो 4 बेटे थे, उनमें से सिर्फ ओगदाई के लीनेज में मुसलमान नहीं होते हैं, बाकी जो तीनों थे, चगताई, तुलाई और जोची, इन तीनों में हम देखते हैं लेटर डिसेंडेंट्स जो इनके आते हैं वो मुस्लिम बन जाते हैं और इस्लाम के बहुत बड़े प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। इसी पर इकबाल ने एक इंटरेस्टिंगली एक शेर कहा है। इकबाल कहते हैं इसी पर, जो मंगोल्स का पहले इतना मुसलमानों से इतनी तबाही मचाना उनके रीजन्स में, फिर इस्लाम के डिफेंडर्स बन जाना, उनने कहा है आया यूरिश तार तार के अफसाने से, है आया यूरिश तार तार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये जो पासबा मिल गए ना, प्रोटेक्टर्स जो मिले हैं काबे को, वो कहाँ से निकले हैं? वो सनम खाने से निकले। वो जो आइडल वर्शिपर्स थे, वो जो लोग थे जो बुत खाने से निकले हैं, वो बाहर निकल के फिर इस्लाम के बहुत बड़े दाई बन गए, इस्लाम के बहुत बड़े प्रोटेक्टर्स बन गए। तो यहाँ से हम देखते हैं एक और जो इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है बरकी। बरकी आपने सुना होगा। बरकी जो थे ये किन के बेटे थे? ये जोची के बेटे थे। इनके दूसरे बेटे का नाम क्या था? बातू। ठीक है, बातू जोची जो है उसका पहला बेटा था, दूसरा बरकी था। पहले तो बातू रूल करते हैं, उसके बाद बरकी आते हैं। लेकिन बरकी जो हैं ये भी एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम। हम देखते हैं 1252 में और ये सैफुद्दीन दरवेश जो होते हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंडर ये इस्लाम को कबूल करते हैं बुखारा में। ठीक है, तो ये बुखारा में रूल करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं चेंज इन द एटीट्यूड, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसके साथ भी हम ये देख रहे हैं कि इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, दोज हु वर द एनिमीज ऑफ इस्लाम नाउ दे आर एक्सेप्टिंग इस्लाम एंड दे आर डिफेंडिंग इस्लाम। एक और चीज यहाँ पर याद रखनी, यही बरकी जो है ये बदला लेने जाते हैं। आपको याद होना चाहिए जब हमने 1258 में देखा, जब हुलागू खान जो है वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं बगदाद पर। तो वहाँ पर उस वक्त अब्बासिड कैलिफ होते हैं ना, मोतसिम लास्ट कैलिफ होते हैं वहाँ पर। तो वो बगदाद को सैक करते हैं 1258 में। तो 1258 में जब बगदाद सैक होता है तो ये जो बरकी है ये जाते हैं मंगोलिया में। मंगोलिया चले जाते हैं और उनके खिलाफ जो है जंग करते हैं और उनको कहते हैं आपने क्यों इनोसेंट पीपल जो है, मुस्लिम जो है, उनको क्यों, किस बेस पर आपने कत्ल किया है। तो ये जब हम देखते हैं अब आपस में ही, जो एक साइड से ये इस्लाम कबूल किया है, दूसरे साइड से ये डिफेंडर्स भी बन गए हैं इस्लाम को फैलाने में। ठीक है, तो ये हमारा देख रहे हैं कि चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मंगोल्स। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज़ हम लास्ट पे यहाँ पर ये भी देखेंगे थोड़ा सा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मंगोल्स में हम ये देख रहे हैं कि जो डिसेंडेंट्स, हाँ, अब यहाँ पर इससे पहले हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा था उलूज का, आपको याद होना चाहिए, ULUS। उलूज क्या होते थे? ये डिफाइंड टेरिटरीज होती थी, चाहे किसी को एक टेरिटरी दी, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी, तो इनको हम उलूज कहते हैं। ये चगताई को मिली, ये जोची को मिली, ये तोलाई को मिली, ये ओगदाई को मिली, तो ये सब डिफरेंट क्या थे? ये उलूज कहते। लेकिन यहाँ पर कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं, डिफाइंड कोई बॉर्डर नहीं था। कभी कभी ये यहाँ पर भी चले जाते थे, कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं होता था, या इनका जो रीजन कभी कभी इनमें भी चला जाता था, या आर्मी
आर्मी चले जाते थे, उतना यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड इस तरह से नहीं होता था, डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं थे। लेकिन विद टाइम हम क्या देखते हैं, विद टाइम जब ये टेरिटरीज जो है डिफाइंड हो गई, अब यहाँ पर हम जोची का देखते हैं, 4 जो इसके बेटे थे, अब इनमें जो है ना डिफाइंड टेरिटरीज बन गई है। अब इनमें सबसे पहले डिसेंडेंट्स ऑफ तुलाई को देखो। डिसेंडेंट्स ऑफ तुलाई जो है ना, इनको रूल करने को दिया गया चाइना और ईरान में, ठीक है, चाइना और ईरान में। अब देखो डिसेंडेंट्स ऑफ तुलाई को हम देखेंगे। डिसेंडेंट्स ऑफ तुलाई, ठीक है, ये अब रूल कर रहे हैं चाइना, ईरान, ठीक है, यहां पर इन्होंने चाइना और ईरान। चाइना में इन्होंने एक डायनेस्टी बनाई जिसको युआन डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट है, अब कोई मंगोल्स में इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कोई यूनिफाइड टेरिटरी नहीं है। अब मंगोल जो हैं, लेटर जो इनके मंगोल्स में आए हैं उन कुबाली खान के बाद, आप देखो वहां पर फिर डिवीजन हो जाता है मंगोलियन एम्पायर का, और जो है डिफरेंट एम्पायर्स बनती है। अब यहाँ पर चाइना में जो है जो डिसेंडेंट्स ऑफ तुला है, चाइना में युआन डायनेस्टी, और ईरान साइड में ये सेकंड खानिद, ठीक है, सेकंड खानिद एम्पायर बनाते हैं ईरान में। तो ये यहाँ से तुगलक डायनेस्टी का ब्रांच अलग हो जाता है। समझ आ गया? ये जो है हम देख रहे हैं बेसिकली, जो चंगेज खान के टाइम पे एक मंगोलियन एम्पायर थी, अब वो डिफरेंट उलूज में, डिफरेंट रीजन्स में बट रही है, डिफरेंट डायनेस्टीज में बट रही है, ठीक है। अब तुलाई को तो हमने देखा। अब डिसेंडेंट्स ऑफ जोची जो है, डिसेंडेंट्स ऑफ जोची को हम देखेंगे। डिसेंडेंट्स ऑफ जोची कहां जा रहे हैं? रशियन स्टेपी। आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा है इससे पहले, रशियन स्टेपीज इनको दी जा रही है। तो यहां पर इस रीजन को फिर लेटर ऑन कहा गया गोल्डन होर्ड। गोल्डन होर्ड का जो रीजन है, इसमें थोड़ा यूरोप का भी पार्ट आता है। तो यहां पर कौन रूल कर रहे हैं? अब यहां पर हम देखते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ जोची जो है वो यहां पर गोल्डन होर्ड में अलग एक एम्पायर जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अलग अपना रूल एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो अब वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है मंगोलिया में, अब वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी ग्रेट खान को, अब वो अलग से अपनी एम्पायर को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जोची के बाद हम देखते हैं तीसरे जो है चगताई, ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ चगताई। तो चगताई में हमने पढ़ा था कि इनको दिया गया था ट्रांसोनियन स्टैपीज, ठीक है, ट्रांसोनियन स्टैपीज पर ये रूल कर रहे हैं। और ये जो लैंड आजकल हम कहते हैं तुर्किस्तान है ना, तुर्किस्तान का रीजन, वहां पर ये रूल कर रहे हैं। तुर्किस्तान, मॉडर्न डे तुर्किस्तान जो है ना, ट्रांसोनिया का रीजन। तो यहाँ पर चगताई के जो डिसेंडेंट्स हैं तो वो यहाँ से अलग से रूल कर रहे हैं, ठीक है। और ओगदाई जो है वो आपको पता ही है, मंगोलिया का जो रीजन है, मंगोलिया के साथ जो नॉर्थ चाइना का रीजन है वहाँ पर वो रूल करे। तो कहने का मतलब ये है, मंगोलियन एम्पायर जो एक टाइम पे यूनिफाइड थी, अब वो डिफरेंट छोटी छोटी डायनेस्टीज में डिवाइड हो रही है। और इनमें जो कुछ ऐसी डायनेस्टीज भी हैं जो इस्लाम के फॉलोअर्स बन गए, उनके रूलर्स जो है इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख रहे हैं। इससे पहले हमने ये एक चीज़ देखी थी चंगेज़ खान को हमेशा से पैटर्नाइजेशन मिलती थी, चंगेज़ खान जो है उसको एज रोल मॉडल देखा जाता था इनके रिलेटेड। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चंगेज़ खान के टाइम पे हम देखते हैं, उनको हमेशा से एज हीरो नहीं माना गया लेटर जो डिसेंडेंट्स थे इनमें, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि अगर हम एग्रीकल्चर जो है, चंगेज़ खान के टाइम बहुत ज़्यादा मैसेकर हुआ था, उनने बहुत ज़्यादा मासूमों की भी जान ली। अब अगर आप यहाँ से इस्लाम को भी एक्सेप्ट किया है आपने, और आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया है, अब आप उसको उस तरह से फॉलो नहीं करोगे। अब चंगेज़ खान का तरीका ये था, क्या था, पाइलेजिंग का था, डिस्ट्रक्शन का था। अब लेटर इन्होंने सेडेंटरी लाइफ को भी इख्तियार किया। चंगेज़ खान के टाइम पे उतना सेडेंटरी पर फोकस नहीं था, ठीक है। अब ये सेडेंटरी लाइफ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, और जो दूसरे ट्रेड वगैरह हैं आपस में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो अब बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। अब तुलाई डायनेस्टी में हम देखते हैं उन्होंने नया वर्जन जो है अपना हिस्ट्री का लिखना स्टार्ट किया, और उस हिस्ट्री में जब आप अपने मास्टर के रिलेटेड लिखते हो तो वहाँ पर आप
उसके वही पॉइंट डिस्कस करोगे जो आपको सूट करते हैं, ठीक है। अब आपने अपनी हिस्ट्री लिखानी है तो अपनी हिस्ट्री में आप उस तरह से अपनी हिस्ट्री को पोर्ट्रे करोगे जो पढ़ने वाला हो वो आपको एज सच कोई लेटर पीरियड्स में बारबेरियन एज क्रूअल किंग ना समझे, और आपके जो पिछले डिसेंडेंट्स थे उनको भी ऐसा न समझे। तो इस तरह से जब ये लेटर हिस्ट्रीज लिखते हैं तो उन्होंने उसमें एक खास तरीका, खास फोकस रखा कि अपना एक तरीका जो डिफरेंट है चंगेज़ खान के तरीके से, वो उन्होंने पोर्ट्रे उसमें किया। अपने आप को एक सॉफ्ट रूलर कह सकते हैं, ऐसा जो प्रोटेक्टर ऑफ प्रीजेंट्री है, प्रोटेक्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, प्रोटेक्टर ऑफ सब्जेक्ट है, ऐसे पोर्ट्रे किया है लेटर हिस्ट्रीज में, ठीक है। लेटर हम देखते हैं चंगेज़ खान तो थे ही, इससे साथ में ही हम देखते हैं चंगेज़ खान हमेशा से रहे हैं। जो हम देखते हैं चंगेज़ खान का जो अपना फेम था वो तो हमेशा रहा ही है, और हमेशा से एक हम कह सकते हैं इनके लिए एक मोटिवेशन थी चंगेज़ खान, क्योंकि उनका जो है एक अपना तरीका था, उनकी जो मोटिवेशन थी तो वो बहुत ज़्यादा इनको हेल्प करती थी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर में, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देखा 3 चीज़ें आज हमने देखी। पहला जो कोरियर सिस्टम जो था, रैपिड कोरियर सिस्टम, किस तरह से वो हेल्प कर रहा था फार फ्लंग एरियाज़ को कनेक्ट रखने में, जो मेन एरियाज़ थे, जो मेन कैपिटल थी वहाँ तक। दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि जो यहाँ पर हम देखते हैं चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ लेटर मंगोल, ठीक है। उनमें हमने 3 चीज़ें देखी, चेंज इन द एटीट्यूड, ट्रेड से रिलेटेड उनकी चेंज, थॉट प्रोसेस जो है चेंज हो गई। दूसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तीसरा वो एक दूसरे फोल्ड में उसमें जा रहे हैं, मुस्लिम्स के फोल्ड में जा रहे हैं और मुसलमान हो रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा हमने देखा जो इससे पहले उलूज थे एक ही साथ रूल कर रहे थे, जो चंगेज़ खान के टाइम के बाद हम देखते एक ही साथ रूल कर रहे थे, लेकिन अलग से एम्पायर कार्व आउट नहीं की थी। अगर कोई डिसीजन लेना होता था वो कुरिल्ते में लिया जाता था, एक साथ बैठ के लिया जाता था। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, उसको अब चेंज करके अपनी छोटी छोटी डायनेस्टीज को बनाया जा रहा है, और चेंज हो रहा है, उनका अप्रोच जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम फाइनली जो है कोड ऑफ गेंगिस खान जो है यासा जिसको कहते हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको किसी जगह कोई कंफ्यूजन रहा होगा, कोई और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है आपको, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।